जय श्री राम। दोस्तों, ये कुंडली मेरे पास किसी ने भेजी है और इस कुंडली पे उन्होंने कहा कि आप वीडियो बना के इसके बारे में कुछ बताइए। चलिए, क्योंकि एक मित्र ने कुंडली भेजी है तो उसके ऊपर बनाना हमारा फर्ज बनता है। तो इस कुंडली को हम अध्ययन करेंगे भृगुनंदी नाड़ी से और वैदिक एस्ट्रोलॉजी से। भृगुनंदी नाड़ी एक ऐसी विद्या है जहां पर आपको बहुत आसानी से कुछ चीजें दिख जाती हैं अगर आपका कंसेप्ट जो है वो भृगुनंदी नाड़ी के प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। जैसे भृगुनंदी नाड़ी में अगर लड़के की कुंडली है तो जुपिटर ग्रह को हम जातक मानते हैं। जातक अगर हम उसको मानेंगे तो वहां से हमें देखना होगा कि गुरु किस राशि में। गुरु वक्री भी है, गुरु तुला राशि में भी है। गुरु का जो त्रिकोण में संबंध है वो राहु से है। गुरु के सामने जो शनि है और गुरु से जो नवम भाव है वहां मार्स और शनि है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। गुरु चित्रा नक्षत्र में है, मंगल का नक्षत्र है, तो जातक जो होगा अग्रेसिव होगा बाय नेचर। अगर वो स्किलफुल पर्सन नहीं है, अगर ये टेक्निकल पर्सन नहीं है तो ये अग्रेसिव होगा। 7 नंबर की जो राशि है, जातक को बैलेंस रहना चाहिए। तो अगर ये 7 नंबर का जातक जो है वो बैलेंस नहीं रहेगा तो इसका जीवन उथल पुथल भरा होगा। सुख सुविधाएं सब होंगी लेकिन लाइफ में जो इच्छाएं हैं वो पूर्ति नहीं होंगी। राहु के संबंध होने से, गुरु का राहु से संबंध होने से अगर जातक सब काम स्वयं करता है तो फिर भी पॉजिटिव रिजल्ट देता है। अगर अपने डेली रूटीन काम के लिए भी ये जातक अगर दूसरों पे डिपेंड करता है तो इसका ये राहु भी अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। तो ये झूठ बोलेगा, कुकर्म करेगा या जो भी। क्योंकि मार्स भी ट्राइन में है, मार्स राहु का जब ट्राइन में हो तो जातक की एनर्जी इधर उधर के कामों में लगती है, खासकर लड़के के। और इसमें जुपिटर भी इन्वॉल्व हो गया और ये सारा का सारा 3 7 11 में है, यानी वायु तत्व की राशियों में है। तो ये जातक के भृगुनंदी नाड़ी के हिसाब से अगर ये जातक टेक्निकल स्किल वाला प्रोफेशन वाला कोई काम नहीं कर रहा है तो ये जातक इधर उधर बेकार की बातों में ही, अफवाह उड़ाने में, उन्हीं चीजों से अपना नाम कमाने की कोशिश करता है। क्योंकि इसका जातक का जो मंगल ग्रह है वो इस ट्राइन में सबसे ज्यादा डिग्री पे है और मंगल अगेन राहु के नक्षत्र में बैठा है। राहु सतविषा नक्षत्र यानी खुद के नक्षत्र में बैठा है और गुरु और सूर्य जो है वो मंगल के नक्षत्र है। गुरु चित्रा नक्षत्र में है और सूर्य मृगशिरा नक्षत्र में। तो जातक की जो एनर्जी है वो मार्स राहु होने से वो बेकार ही जाने वाली है। एफर्ट्स इसके जीवन भर बेकार ही जाने वाले हैं जब तक ये सही तरीके से अपनी एनर्जी को यूज नहीं करता है। ये जातक की उम्र अगर हम देखेंगे तो आज की डेट में हम ये कह सकते हैं कि अराउंड 54+। 54 ईयर प्लस ये जातक है। तो इसकी कुंडली के हिसाब से भगवान ने चलो जन्म अच्छी जगह दिया, सब कुछ दिया। वो बताता हूँ क्यों अच्छी जगह है। क्योंकि मैंने हमेशा बताया है कि गुरु का संबंध अगर बुध सूर्य बुध सूर्य और शुक्र के साथ हो जाए तो जातक को जीवन में पर्याप्त सुख सुविधाएं मिलती है। इस जातक की कुंडली में बुध बुध अष्टम भाव में है लेकिन गुरु वक्री होने की वजह से वो गुरु और बुध का संबंध बनता है। सूर्य खुद गुरु के ट्राइन में बैठा है लेकिन जब गुरु वक्री होगा तो सूर्य से संबंध छूटेगा लेकिन गुरु के साथ जाएगा। और इसी प्रकार से आप देखेंगे, मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, जो शनि है वो भरणी नक्षत्र में है और शुक्र जो है वो पुष्य नक्षत्र में है। यानी नक्षत्र एक्सचेंज है बिटवीन शनि एंड शुक्र। तो एक तरह से शुक्र जब सप्तम भाव में आ जाएगा तो गुरु से संबंध बनेगा। तो जातक के पास
बाय बर्थ सुख सुविधाएं होंगी। ये इस चार्ट से टेक्निकल चीजें हम देख के बता सकते हैं। तो ये भृगुनंदी नाड़ी से हमारा कंसेप्ट है। दूसरा, क्योंकि ये जातक 54 साल की उम्र में भी अब नेतागिरी करता है, और नेतागिरी पिछले काफी टाइम से करता है, तो पब्लिक का सपोर्ट जब भी शनि 4 में आता है जातक को मिल जाता है, चाहे वो जातक कैसा भी हो नेचर का। तो शनि यहाँ पे जब शुक्र के साथ एक्सचेंज मारता है नक्षत्र लेवल पे, तो शनि वहां पर 4 नंबर में रहता है, तो आजीवन पब्लिक का सपोर्ट मिलता रहेगा। तो ये मैं भृगुनंदी नाड़ी से बता रहा हूँ। लेकिन आप अगर देखेंगे त्रिकोण में जो मैंने रेड कलर का यहाँ पर बनाया हुआ है, शनि, चंद्र और केतु, यानी ये जातक ट्रेवलिंग बहुत करेगा। ट्रेवलिंग नहीं करेगा तो इसका प्रोफेशन जो थोड़ा बहुत चलता है वो भी नहीं चलेगा। तो और ऊपर से अगर हम देखेंगे तो इसका चंद्रमा और केतु जो है वो खुद केतु के नक्षत्र में है, मूला और मगा नक्षत्र में है। तो इस करके ये जातक के जीवन में बहुत सारी ट्रैवलिंग रहेगी, विदेशों की सैर सपाटे रहेंगे, परंतु फिर भी इसका जब तक सही रास्ते पे नहीं चलेगा, और सही रास्ता धर्म का रास्ता। अब ये धर्म अगर हिंदू का होता तो समझ सकता था, हिंदू धर्म का है नहीं तो ये समझेगा नहीं। तो ये हमारे हिसाब से इसके बारे में इससे ज्यादा बात करने की कोई औचित्य नहीं है। अब चलते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी। तो दोस्तों यहाँ पर जो 7 ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं, 3 क्वेश्चन है इसमें। पहला क्वेश्चन है, क्या ये जातक सच बोलेगा, या सच बोलने वाली कुंडली है, या झूठ बोलने वाली कुंडली है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं भृगुनंदी नाड़ी से, तो गुरु का जब भी राहु से संबंध होगा तो जातक के भरपूर झूठ बोलने के, या गुरु का जब भी मंगल से संबंध होगा अपने अपने काम के लिए, अपने मतलब के लिए झूठ बोलने के संबंध हमेशा प्रोमिनेंट रहते हैं। वो इस जातक की कुंडली से, भृगुनंदी नाड़ी से हमने ऐसे देखा। अब आप इसको वैदिक से देखिए। अब हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी लगाते हैं। दूसरा भाव जो है व्यक्ति जो बोलता है, दूसरा भाव जो व्यक्ति बोलता है उससे हम पकड़ते हैं, वाणी का भाव हम बोलते हैं। वहां पर मंगल उसका स्वामी है, और मंगल खुद आद्रा नक्षत्र में बैठा हुआ है। तो यहाँ पर हमें पता चल ही गया कि भाई जातक क्या बातें करता होगा, या कैसे गलत बातें करता होगा। तीसरी बात, इसी में जब चंद्र चंद्र जो है वो तीसरे भाव में बैठा है, वैदिक की बात करें तो कम्युनिकेशन कैसे करेगा। चंद्र जो है बहुत सारे कारक तत्वों के हिसाब से अलग भी, चंद्र का एक चीटिंग का कारक भी है, और वो केतु के नक्षत्र में है। तो करस्पॉन्डेंस कैसी होगी वो यहाँ से भी पता चल जाएगा। और खुद चंद्र जो है वो शनि और केतु के, शनि को ऐसा कहा जा सकता है चंद्रमा के जब साथ हो तो वो विष योग बनाता है। तो यहाँ पर, या आप कह सकते हैं बंधन योग बनाता है। तो ये जातक के हिसाब से आंख बंद करके कहा जा सकता है ये एक झूठ, अगर ये व्यक्ति धार्मिक रास्ते पे नहीं चलेगा तो ये झूठ बहुत ही उच्च दर्जे की बोलेगा, अफवाह को फैलाने का काम भी करेगा। अब ये जातक क्या मैरिड है या डाइवोर्सी है। अगर आप भृगुनंदी नाड़ी का कंसेप्ट देखेंगे तो भृगुनंदी नाड़ी का कंसेप्ट आप सीधा देख के बता सकते हैं कि लड़के की कुंडली में शुक्र और चंद्रमा का संबंध हो, और शुक्र से केतु अगले भाव में हो, तो वाकई जातक अनमैरिड रहेगा। लेकिन इस कुंडली में शुक्र और चंद्र का संबंध है नहीं, शुक्र और चंद्र का संबंध नहीं है, लेकिन शुक्र के आगे केतु है, ऊपर से शनि और जो शुक्र में एक्सचेंज हो गया। तो जब एक्सचेंज हो गया तो शुक्र और चंद्र का कॉम्बिनेशन हो गया, और शुक्र से ट्राइन में केतु भी आ गया। तो अब ये व्यक्ति, आप ये कह सकते हैं मैरिड लाइफ का सुख तो उठाएगा, लेकिन ये अपनी पत्नी को साथ नहीं रखेगा, क्योंकि ये एक तरह से सेपरेट रहेगा, या डाइवोर्स टाइप का पर्सन रहने की कुंडली है। क्योंकि शनि और शुक्र में एक्सचेंज नहीं होता, तो ये तय था कि भाई ये जातक यहाँ पर शादी होके डाइवोर्स होने के पूरे योग बन रहे थे।
लेकिन क्योंकि ये एक सेपरेशन है और ये एक्सचेंज है शनि और शुक्र में, तो ना तो शादी का कमिटमेंट है, शादी का कमिटमेंट लेने से बचेगा, लेकिन ये वैवाहिक जीवन को भी जीना पसंद करेगा। तो आप अपनी बुद्धि के अनुसार ये लगा सकते हैं कि ये जातक अब शादीशुदा है या अविवाहित है, यानी अनमैरिड है। तीसरी बात जो इम्पोर्टेंट है इस चार्ट के, जो मैं बताता हूँ और जातकों को सबको जब चार्ट रीड करने के लिए मेरे पास आता है, क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि हमें जो पिछले जन्मों के अनुसार जो कुंडली मिली है, उस कुंडली का एक सिग्निफिकेंस है। केतु 5 में वो पेन ड्राइव है। केतु 5 में एक पेन ड्राइव है जो आपके कर्मों को, आपके पिछले चाहे 2 जन्म है चाहे 3 जन्म है कितने, उन सब का जो लेखा जोखा आपको स्टार्टिंग देगा, वो केतु 5 देगा। तो केतु 5 यहाँ पर इस जातक को, क्योंकि सूर्य की राशि में बैठा है और एक तरह से कीर्ति ध्वज योग है, तो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल फैमिली में, डायनेमिक फैमिली में, प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन फैमिली में इसके जन्म होने की, या एक उच्च कोटि के परिवार में, इस उच्च कोटि स्टेटस के वाइज से, वैसे नहीं, उच्च कोटि का मतलब ये नहीं कि वो बहुत ही अच्छे कर्मों वाले परिवार में, लेकिन क्योंकि वो मघा नक्षत्र में है, अपने ही केतु में है, तो एक ऐसे परिवार में जो एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल होगा, लीडरशिप क्वालिटी वाला परिवार होगा, उसमें इस जातक का जन्म होगा। लेकिन इस जातक का जब जन्म होगा, क्योंकि शनि यहाँ पर 1 में है, तो ये जातक हमेशा अपने आप को हेड ऑफ डिपार्टमेंट की तरह ही काम करेगा। लेकिन क्योंकि वो भरणी नक्षत्र में है, तो भरणी नक्षत्र खुद एक स्ट्रगलिंग चीज है, या एक ओरिजिन को भी चीज को दिखाता है, तो ये जातक के जीवन में हमेशा स्ट्रगलिंग या बिगिनिंग लेवल का ही सक्सेस मिलेगा। फाइनली जो इसकी लाइफ में राहु है वो 11 है, वो एक कर्म योगी की एक सेक्रीफाइसर की कुंडली होती है। तो अल्टीमेटली इसको जो भी गेन मिलेगा, इसको लाइफ में सेक्रीफाइस करना होगा। तो हाँ, आप इस तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि जब कोई सेक्रीफाइस करके जाएगा ही, या सारा जीवन वो सेक्रीफाइस ही करता रहेगा, या एंड में सेक्रीफाइस करके जाएगा, तो हाँ, ये कार्मिक कुंडली आप इसको कह सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरा एनालिसिस पसंद आया होगा। आप बहुत सारे लोग जान भी गए होंगे कि ये किसकी कुंडली है, लेकिन हमें इसके बारे में बात नहीं करना है। हमें तो एक चीज इसमें जो लगी, जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाने के लिए इतना सारा ये स्लाइड वाइड बनाया, क्योंकि ये जातक का ये कहा जा रहा है कि ये शादीशुदा है, बच्चे भी हैं, तो क्यों इसके चार्ट में जो प्रोमिनेंटली हम अंदाजे से देखते हैं ऐसा नहीं दिख रहा है, और वाकई में फिर ऐसा है भी, वो सिर्फ और सिर्फ शनि और शुक्र का आपस में नक्षत्र लेवल पे एक्सचेंज होने की वजह से जो ये चीजें आ रही हैं, ये सत्य की और ज्यादा इंडिकेशन करती हैं। बाकी जो ईश्वर की मर्जी। दूसरी बात, मुझे किसी की कुंडली पे नाम लेके या किसी के आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करके कभी भी मुझे कोई बेनिफिट नहीं उठाना है। मुझे सिर्फ उन लोगों से जुड़ना है जो धर्म की रक्षा के लिए, खासकर हमारे हिंदू धर्म की रक्षा के लिए और अपने धर्म की प्रगति के लिए आगे बढ़ के काम कर सकते हैं, वो लोग इस पे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। जय श्री राम।